हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो इस समय हम क्या देख रहे हैं? तो इस समय हम लूसेंट की जो पॉलिटी है उसको देख रहे हैं और हमने लूसेंट की पॉलिटी में चैप्टर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 5 में अभी हमने कल ही देखा था जो हमारे सारे संविधान में भाग हैं 22 भाग, उनको हमने टोटल कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं। आज हमें चैप्टर 6, 7 और 8 कवर करना है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो हम एक ही बार में सब कंप्लीट कर लेंगे। तो जो चैप्टर 6 है उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो देसी रियासतों का भारत में विलय है उसको, और उसके बाद हम चैप्टर 7 में देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? तो लास्ट में हम लोग देखेंगे राज्यों के आधार पे जो मतलब कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है सबसे लास्ट में हम वही देखेंगे। तो पूरे के पूरे सेशन में बने रहिएगा, आपको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। बीच में स्किप करके जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अगर बीच में स्किप ही करना हो तो अभी ही स्किप कर दीजिए। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़ें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने पूरी कंप्लीट जो हिस्ट्री है लूसेंट की हिस्ट्री उसको पूरी कंप्लीट करा दी है लाइन बाय लाइन। कहाँ पे? अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब कल हमने जो है जो यूपी स्पेशल है उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये दरअसल चैप्टर 6 है, यहाँ चैप्टर 5 लिख गया है गलती से। तो चैप्टर 6 में हमें क्या देखना है? चैप्टर 6 में हम सबसे पहले देखेंगे देसी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। तो ये जो देसी रियासतें हैं इनका भारत में विलय, इसके लिए सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया। और इसके लिए जो है एक मंत्रालय भी बनाया गया था जिसका नाम था रियासती मंत्रालय। रियासती मंत्रालय का भी गठन किया गया। किसके लिए? तो जो भारत में मतलब कि जो देसी रियासतें थे उनका विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका नियोग मतलब कि इनके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय का गठन। आगे चल करके आप देखेंगे कि जो हमारा भारत देश जब आज़ाद था तो उसमें लगभग 563 रियासतें थी, जिसमें 560 रियासतों ने तो भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतें थीं जिनको बहुत नौटंकी आ रही थी। और वो 3 रियासतें कौन सी थी? उन 3 रियासतों में आप देखेंगे जूनागढ़, जो जूनागढ़ है ये शामिल नहीं होना चाह रहा था भारत में। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैदराबाद है ये भी नौटंकी दिखा रहा था, और उसके साथ जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों लोग ही जो है भारत देश में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो इनके लिए फिर कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया गया कि आप जो है हमारे भारत देश में शामिल हों। और वो स्पेशल प्रोविज़न क्या था? तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ रियासत, उसके बारे में। तो जो जूनागढ़ रियासत है उसको कब शामिल किया गया? इसको 9 नवंबर 1947 को भारत देश का हिस्सा बना लिया गया। और कैसे बनाया गया था? तो यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था, यानी कि जो पब्लिक थी उनसे पूछा गया था कि क्या वो भारत देश का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं, या फिर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये रेफरेंडम के द्वारा भारत देश का हिस्सा बन गया। कौन? नाम तो मैंने लिखा ही नहीं। ये है जूनागढ़। जो जूनागढ़ है वो कैसे हमारे भारत देश का हिस्सा बना? तो वो बना रेफरेंडम के द्वारा। आगे फिर जो जूनागढ़ के बाद आप देखेंगे हैदराबाद के बारे में। तो ये जो हैदराबाद है ये बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे। जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो जो है भारत मतलब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। तो यहाँ पर फिर हमें एक ऑपरेशन चलाना पड़ा सितंबर 1948 में। सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको अपने भारत देश का हिस्सा बनाया गया। और ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम क्या है? उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो हैदराबाद है इसको अपने भारत देश का हिस्सा बनाया।
अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जो जम्मू कश्मीर है उनके बारे में अब हमें देखना है। तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वो तो मुस्लिम थी, लेकिन जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे। और जब राज्यों को मतलब कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो व्यवस्था क्या थी कि जो लोग मुस्लिम बाहुल्य हैं वो लोग पाकिस्तान में चले जाएँ, जो लोग हिंदू बाहुल्य हैं वो भारत देश का हिस्सा बन जाएँ। लेकिन यहाँ पे जो मतलब की स्थिति थी ये एकदम उलट थी। राजा हिंदू थे जिनका नाम था हरि सिंह, और जो मतलब इनकी आबादी थी वो क्या थी, वो थी मुस्लिम। तो कुछ मतलब कि ठीक से बन नहीं पा रहा था, वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना तो ये पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे और ना ही ये भारत देश में विलय होना चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन आगे चल कर के जब फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर कार्रवाई की तो फिर जो है मजबूरी में आकर के इन्हें 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करना पड़ा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। और इस वजह से या इस तरह से जो जम्मू कश्मीर है ये भी हमारे भारत देश का हिस्सा बन गया। अब जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो एक अलग ही कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, तो इतना ज़्यादा हमें कहानी नहीं पढ़नी है। तो इस तरह हमने देखा कि जो 3 रियासतें थी, या ये कहें कि टोटल जो 563 रियासतें थी भारत देश आज़ाद होने के बाद, तो ये 563 रियासतें भारत का हिस्सा बन गई। तो ये सब भारत का हिस्सा बनी, जिसमें 3 जो है रियासतों में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन तीनों को भी हमने 3 तरह से अपने भारत का हिस्सा बना लिया। अब हम देखेंगे, एक नोट में दिया हुआ है यहाँ पे कि जो मतलब कि देसी रियासतें हैं इनको भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो बीपी मेनन जी हैं इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ज़्यादातर लोगों को वल्लभ भाई पटेल का ही नाम पता रहता है, बीपी मेनन को कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन इन दोनों ने ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत में जो देसी रियासतें थी उनका विलय करने में। अब हम देखेंगे अपना चैप्टर 7, और हमारा चैप्टर 7 क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये जो वर्ड है ये कहाँ लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये शेड्यूल्ड 1 जो हमारी अनुसूची 1 है उसमें लिखा हुआ है। और हम देखेंगे इसमें क्या है, जो हमारा संविधान का भाग 1 है, संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, भाग 1 में लिखा हुआ है कि जो भारत है, भारत वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और इसमें आप देखेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो हमारा भारत का संघ है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बने हैं प्रदेश, ये कैसे बने हैं, इसको भी हम थोड़ा अभी डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे लूसेंट में आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे आर्टिकल 1, 2 और 3, तो इसको डिस्कस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1, ये जो आर्टिकल 1 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया ये क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और संघ के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो यूनियन यूज़ किया गया है, फेडरल बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया गया है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि जो राज्य है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं वही राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। ये आपको आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है। और आर्टिकल A1 में ही एक और बात लिखी गई है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसमें अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, यानी कि आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 3 है इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य जो राज्य हैं वो भी समाविष्ट होंगे। तो ये आर्टिकल 1 के बारे में बताया गया है। और ये सारी चीज़ें हम लूसेंट से ही बता रहे हैं आपको, कहीं से भी सिंगल पॉइंट बाहर से नहीं है। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट है जैसे हैदराबाद और जूनागढ़, ये सारी चीज़ें, इन रियासतों का विलय कब हुआ था तो इसमें लूसेंट में उसकी डेट वगैरह नहीं दी थी, पर वो इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने उसको अपनी साइड से बता दिया। अब ज़्यादातर चीज़ें तो हम आपको लूसेंट से ही बताते हैं, लेकिन अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जानिए। कोई ऐसा नहीं है कि लूसेंट ही भगवान है, लूसेंट ही भगवान नहीं है, चीज़ें और भी बाहर से आती हैं। आगे क्या है, तो आगे हम देखेंगे जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 इसके बारे में देखेंगे। जो हमारा आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है, उसका कहना है कि जो हमारा भारत की संसद है, वो भारत की जो संसद है वो विधि बना करके, भारत की जो संसद है वो विधि के द्वारा ऐसे उपाय और शर्तों पर जो वह ठीक समझे
संघ में नए राज्यों का विलय कर सकती है, अपने भारत संघ में नए राज्यों का विलय कर सकती है, नए राज्यों का विलय कर सकती है, का विलय कर सकती है। और इसके साथ साथ मतलब कि जो भी भारत संघ है उसमें नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की जो शक्ति है ये किसको मिली है, तो ये संसद को मिली हुई है। और कहाँ से, तो आर्टिकल 2 से। हम देखेंगे भारत मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं रहा है, यानी कि कुल मिलाकर आप ये जानिए कि विदेशी क्षेत्रों को अगर अपने भारत देश का हिस्सा बनाना है तो संसद को ये शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संसद को ये शक्ति आर्टिकल 2 से मिलती है। और सामान्य विधि के द्वारा विदेशी क्षेत्रों को अपने भारत देश का हिस्सा बनाया जा सकता है। जबकि अगर हमें अपना कोई क्षेत्र किसी को देना होगा तो ये सामान्य विधि से नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत देश के भीतर, भारत संघ के भीतर बाहर से किसी अन्य राज्य क्षेत्र या फिर किसी भी क्षेत्र को अपने संघ में शामिल करना है तो ये संसद को शक्ति है कि वो साधारण विधि के द्वारा जो वो उचित समझे, जिस प्रक्रिया को वो उचित समझे उसके थ्रू अपने भारत संघ में उस क्षेत्र को शामिल कर सकती है। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 3। तो इसी संघ और राज्य क्षेत्र में भाग 1 में आप आर्टिकल 3 देखेंगे। जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में बता रहे हैं कि नए राज्यों का निर्माण नए राज्यों का निर्माण नए, और ये सब मतलब कि भारत के भीतर के क्षेत्र की बात हो रही है। अभी आर्टिकल 2 में हमने देखा कि भारत क्षेत्र का जो हिस्सा नहीं है उसकी बात हो रही थी। और अब मतलब कि जो आर्टिकल 3 है ये भारत क्षेत्र के जो हिस्से हैं, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है। कि आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और उनका जो नाम परिवर्तन, ये सब जो संसद है हमारी, नाम परिवर्तन, ये सब करने का राइट किसके पास होगा, तो संसद के पास होगा। और साधारण कानून के थ्रू इसको भी वो कर सकती है। और जैसे सपोज दैट कि कल को ज़रूरत पड़ी, जो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है उसको उत्तर प्रदेश में शामिल करना है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है जो मध्य प्रदेश को देना है, तो ये जो परिवर्तन है, मतलब ये जो परिवर्तन है ये कहाँ से किया जाएगा, तो ये हमारी संसद के द्वारा आर्टिकल 3 से किया जाएगा। तो और आर्टिकल 4 में भी जो है, इसमें नहीं दिया गया है लूसेंट में, पर हम बता दे रहे हैं कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, क्योंकि भाग 1 में ही, भाग 3 में ये तीनों आर्टिकल्स थे। तो अगर हमने 3 आर्टिकल देख लिए तो एक आर्टिकल और है उसको भी देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि जो भी प्रक्रियाएं आप अनुच्छेद मतलब कि 2 और अनुच्छेद 3 में करेंगे उसमें आर्टिकल 368 यानी कि जो संविधान का संशोधन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है आपको आर्टिकल 4 में। अब हमने देखा, जो हमने मतलब चैप्टर 6 भी देख लिया, देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। अब ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमने शॉर्ट में देखा जो लूसेंट में दिया हुआ है वो। आगे हमने चैप्टर 7 भी देख लिया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 3 आर्टिकल्स के बारे में इसमें बताया गया था, लेकिन हमने 4 आर्टिकल्स बता दिए पूरे। अब हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देख लेते हैं जो राज्यों का पुनर्गठन है उसके बारे में। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि जो राज्य, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है उनका जो आधार हो वो भाषा हो, भाषा को आधार मान करके राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड चल रही थी। लेकिन इसको, यानी कि ये जो डिमांड चल रही थी इसको चेक करने के लिए, यानी कि ये मांग जो है उचित है या अनुचित, मांग उचित है या फिर अनुचित है, इसके लिए मतलब कि अनुसूचित लिख रहे हैं, अनुचित है, इसके लिए वो तो उस समय में जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। और वो जो कमेटी गठित की गई थी उसके हेड कौन थे ये हमें जानना होगा। एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड कौन कर रहे थे, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे यस के धर। तो यस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इसमें 4 अन्य लोग भी थे। 4 अन्य लोगों का नाम इसमें नहीं दिया गया है, 4 अन्य लोग। तो टोटल इतने सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई और इन्होंने फिर जो डिमांड चल रही थी कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए राज्यों का, उसका इन्होंने समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया। और इन्होंने कहा कि
जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किया जा सकता है। किस आधार पर थे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? तो ये जो हमारी पहली बार समिति बनी यस के धर कमेटी, उसने कहा। तो ये एस के धर कमेटी, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले जो कमेटी गठित की गई थी वो एस के धर कमेटी थी। और ये जो एस के धर कमेटी है ये गठित कब की गई थी ये लूसेंट में नहीं दिया है, पर आप जानिए कि जून 1948 में जो है इसको गठित किया गया था। और इसको नाम क्या दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था भाषाई प्रांत आयोग। आगे चल करके जो धर आयोग की मतलब जो धर आयोग है इनकी सिफारिश को जो धर आयोग है इनकी, ये देखिए धर आयोग यहाँ लिखा था लेकिन मैंने ऊपर ही बता दिया। तो आगे चल करके धर आयोग ने जो सिफारिश की थी, जो उन्होंने बताया कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, उसकी जांच करने के लिए या उसकी निर्णय या उनके जो निर्णय थे उनकी परीक्षा करने के लिए जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जयपुर जो उनका सेशन हुआ था जयपुर अधिवेशन में यहाँ पे क्या किया? एक और कमेटी बनाई, 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों की सदस्यता में एक अन्य कमेटी का गठित किया गया जिसका नाम है जेबीपी कमेटी। और इन्होंने भी आगे चल करके यही बताया कि जो भाषा का आधार माना जा रहा है, यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की पुनर्गठन की मांग चल रही है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। आगे चल करके फिर क्या होता है, मतलब ये जो जेबीपी कमेटी है इन्होंने भी बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा कि होता क्या है, ये कब गठित की गई थी, इसको भी याद रखिएगा कि दिसंबर 1948 में इस कमेटी का गठन किया गया था। तो आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि एक व्यक्ति थे, कहाँ के थे? तो वो जो है मद्रास के थे, मद्रास से थे। और उनका नाम क्या था? तो मद्रास से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, और सबसे बड़ी बात तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे मद्रास से, जिनका नाम था कार्यकर्ता, इनका नाम क्या था? इनका नाम था पोटी श्री रामलू। तो ये जो पोटी श्री रामलू हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने इतनी बड़ी हरकत की, हरकत दैट मीन्स इन्होंने अपनी साइड से ये काम किया कि ये आमरण अनशन पर चले गए कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, वरना ये आमरण अनशन पर चले गए। और आगे चल करके क्या हुआ कि 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो पोटी श्री रामलू की। जब 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो कि पहले से ही आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो ये आंदोलन बहुत जोर पकड़ लिया, इतना ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि अंत में जो उस समय 1953 में 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आगे चल करके 1 अक्टूबर 1953 को उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये इनको मजबूर होना पड़ा कि जो भाषा का आधार मान करके भाषा को आधार मान करके एक नए राज्य के गठन करने के लिए। तो भाषा के आधार पर गठन हुआ पहला राज्य, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो पोटी श्री रामलू जी जब 53 दिन की भूख हड़ताल के बाद 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे, या ये कहें कि उस टाइम पे जो सरकार थी, उसको जो है
मजबूर होना पड़ा पहले राज्य का गठन करने के लिए भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है वो कौन बना, तो वो बन करके आया आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो मतलब कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग है इसकी मतलब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे या इनके अध्यक्ष कौन थे, तो जो फजल अली जी हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। आगे चल करके आप इसमें देखेंगे इनके जो अन्य सदस्य थे उन्हें भी जानना चाहिए। तो जो मतलब कि पुनर्गठन आयोग है इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, तो एक तो हृदयनाथ कुंजरू थी, मतलब सॉरी कुंजरू थे, HN कुंजरू जी थे, तो हृदयनाथ कुंजरू। और इसके साथ साथ और कौन थे, तो सरदार KM पडिक्कर थे, KM पडिक्कर थे। चूँकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है पहले तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1956 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये मतलब कि या इसके सदस्य कौन थे, तो HN कुंजरू जी थे और KM पडिक्कर थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके अनुसार क्या हुआ, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन करके उभरते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज। तो 1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों का 1953 में भाषा के आधार पर पहले जो राज्य है उसका गठन किया गया आंध्र प्रदेश को। आगे चल करके 1956 में जो हमारा राज्य पुनर्गठन है वो हुआ और 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी परिषदों के बारे में, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देखें। इससे पहले एक और पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कि नवंबर 1954 में जो फ्रांस की सरकार थी, आपको पता होगा कि पुर्तगाल, भारत देश के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाल और भारत में जो गोवा वाला क्षेत्र था ये कहें पुर्तगाल और जो फ्रांस है ये दोनों की कुछ टेरिटरीज अभी भारत में थी। भारत देश 1947 में ही आज़ाद हो गया, लेकिन देखिए 1954 में जा कर के जो फ्रांस की गवर्नमेंट है इन्होंने जो अपनी बस्तियां बना के रखी थी, पौंडीचेरी, यनम और जो चंद्रनगर और जो केरिकाल या करिकाल, जो भी आप कहिए, केरिकल या इनको फिर किसको, तो ये भारत सरकार को सौंप देती है। और उसके बाद 28 मई 1956 को इस संबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, एक संधि हो जाती है। और इसी के साथ ये जो क्षेत्र थे पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और करिकाल, इनको मिला करके पौंडीचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है, पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका गठन किया जाता है। तो पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें किसका किसका ऐड किया गया है, तो पौंडीचेरी है, मतलब कि यनम है, चंद्रनगर है और केरिकाल है। आगे अब हम देखेंगे कुछ जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में, या फिर अभी पुर्तगालियों के बारे में भी देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भी तो भारत देश जब आज़ाद हो गया था उसके बाद तक ये लोग यहाँ पे पड़े रहे थे। तो हम देखेंगे कि 18 दिसंबर 1961 को जो गोवा था, गोवा और दमन और दीव, अभी तो दमन दीव एक हो गया है लेकिन उस टाइम पे अलग अलग था। तो दमन दीव, इसकी मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाती है और फिर उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाता है। अंततः जो है 12वां संविधान संशोधन हुआ और इसी के साथ जो गोवा है, दमन और दीव है, इसको प्रथम परिशिष्ट में शामिल करते हुए फिर भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं आप इन्हें में देखेंगे कि भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इनका गठन किनके द्वारा किया जाता है, तो इनका गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, गठन करते हैं राष्ट्रपति जी। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनका गठन किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत केंद्रीय मंत्री हैं वो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ज़्यादातर जगह पे आपको गृह मंत्री ही लिखा मिलेगा। संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री ये क्या होते हैं, तो ये क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। और ये जो है केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये क्या काम करती हैं, तो ये सेंटर और स्टेट का जो संबंध है उसको सुधारने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमने देखना है कि ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये हैं क्या, या कहें मतलब जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनको हम मैप में देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, इसका मैप मैंने लगा दिया है।
और सबसे पहले हम कौन सी परिषद को देखेंगे, तो सबसे पहले जो हम परिषद देखेंगे, जो 5 परिषदें हैं उनका नाम तो जान लीजिए पहले। तो ये जो 5 परिषदें हैं इसमें आप देखेंगे, एक तो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, आप देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद भी है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है, और साथ में आप देखेंगे कौन सी है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, और दक्षिण जो क्षेत्रीय परिषद है। ये 5 परिषदें हैं। तो इन 5 परिषदों में कौन सा क्षेत्र किस परिषद के भीतर आता है, यही आपको यहाँ जानना है। तो सबसे पहले हम कौन सा उठाएंगे, सबसे पहले हम वेस्ट वाला उठाएंगे, दैट मीन्स जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उन्हें आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मैप में रहेगा तो याद हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनता है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आप देखेंगे आ जाता है हमारा गुजरात। तो ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। इसके साथ और ऊपर जाएंगे आप तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र हालांकि नीचे है ये, तो महाराष्ट्र वाला रीजन भी कहाँ आता है, ये भी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसके साथ साथ आप जो गोवा वाला रीजन देख रहे हैं वो कहाँ आता है, वो भी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में ही आता है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और गोवा के साथ कौन है, तो गोवा के साथ अभी ऊपर ही जो दमन और दीव वाला क्षेत्र है ना, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ये देखिए दादरा नागर हवेली है और ये दमन दीव है। तो ये भी कहाँ आता है, तो ये भी इसी पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। अब पहले जो है क्या था कि ये जो दमन और दीव था तथा दादरा नागर हवेली थी, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अभी हाल ही में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से इनको एक कर दिया गया है। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अभी एक हो गए हैं। तो जो पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन शामिल है, गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, गोवा शामिल है और दमन दीव शामिल है, आराम से याद रखिएगा। अब हम देखेंगे जो मध्य पूर्व मतलब जो पहले पूर्वी वाला अब देख लेते हैं, पश्चिमी अब हमने देख लिया, अब हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे। ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो आप पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जब देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले तो इसमें हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आना चाहिए, पर इसमें उत्तर प्रदेश तो दिया नहीं है, शायद उत्तर प्रदेश ना मध्य वाले में आता है। पूर्वी बिहार, पश्चिमी, तो अब हम देखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि बिहार आ जाएगा। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार आएगा और वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कौन आता है, इसके साथ आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के साथ जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा वाला रीजन है ना, वो भी कहाँ आता है, तो ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। जो झारखंड वाला आप रीजन देख रहे हैं ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। असम जो है वो भी कहाँ आता है, तो असम भी आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, असम भी आ जाता है। और असम के साथ साथ जो सिक्किम वाला रीजन है ये कहाँ आता है, ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। सिक्किम के साथ आप देखेंगे जो मणिपुर है वो भी कहाँ आता है, ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। त्रिपुरा देखिए ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। और जो मेघालय वाला रीजन है ये भी कहाँ आता है, तो ये भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएगा और मिजोरम आ जाता है। तथा ये जो अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं ये भी कहाँ आता है, तो ये भी आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मिल जाएगा। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है, पटना है, झारखंड है, और ये देखिए मतलब कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये क्या है, तो ये है मणिपुर और मिजोरम। तो ये सारे कहाँ आते हैं, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। हमने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देख लिया, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देख लिया, अब हम उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है इसके बारे में देखेंगे। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन आता है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में सबसे पहले आएगा पंजाब। तो पंजाब जो है ये कहाँ आता है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसके साथ साथ जो हरियाणा है वो भी आता है यहीं पे। हिमाचल प्रदेश भी कहाँ आएगा, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आएगा, हिमाचल प्रदेश भी यहीं आ गया। जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वो भी यहीं पर शामिल होता है, जम्मू कश्मीर। और इसके साथ साथ जो लद्दाख है ये पुराना मैप है तो इस वजह से इसमें शायद लद्दाख नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख है, और ये जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है और लद्दाख भी आ जाता है। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ और जो दिल्ली वाला क्षेत्र है ये भी कहाँ आएगा, तो ये भी यहीं पर आ जाता है। चंडीगढ़ और दिल्ली वाला रीजन यहीं पे है, दिल्ली और चंडीगढ़ वाला रीजन भी कहाँ आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है वो। तो हमने उत्तर क्षेत्रीय परिषद देख लिया, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देख लिया, पश्चिमी देख लिया। अब हमें मध्य क्षेत्रीय परिषद और
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखना है। तो अब हम देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद। ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश ही मिल जाएगा, जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। ये कहाँ आता है, तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आएगा। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये जो इनके बड़े भाई हैं मध्य प्रदेश, जिनकी राजधानी है भोपाल, ये भी कहाँ आएंगे, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी इन्हीं में आ जाता है। तो ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ये देखिए उत्तराखंड वाला रीजन, और जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है ये कहाँ पे आ जाता है, तो ये कहाँ आएगा, यहीं आपके मतलब कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश है इसी से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इससे अलग होकर के मतलब कि उत्तराखंड बना है। तो चार जो हैं ये कहाँ आ जाते हैं, तो ये आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में। और वो चार कौन है, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जो हमारा उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। अब हमें लास्ट में देखना है कि क्या है, तो लास्ट में आप देखेंगे दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है। तो अंत में अब हमें केवल दक्षिण क्षेत्रीय परिषद देखना है। इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश आता है। तो ये देखिए जो आंध्र प्रदेश की लोकेशन है ये कहाँ आता है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। जो तेलंगाना वाला रीजन है वो कहाँ आएगा, वो भी यहीं पे आ जाएगा। और तेलंगाना वाला जो रीजन है, और इसके साथ साथ और कौन है, तो तेलंगाना के साथ केरल भी है। केरल यहाँ रहा, केरल के साथ जो है कर्नाटक भी है। कर्नाटक भी आप देखिए यहीं पे आ जाता है। और कर्नाटक के साथ साथ पुदुचेरी भी कहाँ आएगा, तो पुदुचेरी भी यहीं आ जाता है। मुझे लगता है ये जो मैप है ना ये ज़्यादा पुराना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें तेलंगाना भी नहीं दिख रहा है। तेलंगाना 2014 में बना था, उसके पहले का ही ये मैप होगा, इसी वजह से शायद इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन आएगा, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा। हालांकि तेलंगाना वाला रीजन है यहीं पर, बस यहाँ दिया नहीं है, इसी आंध्र प्रदेश से ही कट करके बना हुआ है 2014 में। तो ये टोटल 5 परिषदें थी। अब आप ये भी जानिए कि जो 5 परिषदें हैं ये इनके बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें लिख के क्या बताऊँ, या लिख ही देती हूँ, ऐसा क्या है। तो जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आप देखेंगे जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें आपको मिलेगा पंजाब, इसके साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लद्दाख एंड पुदुचेरी और इसके साथ साथ दिल्ली। तो ये कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे उत्तर क्षेत्रीय परिषद में। मैंने अभी मैप में बता ही दिया उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ रहा है। फिर से देखिए, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दिल्ली। तो ये हो गए उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब हम देखेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन आएगा, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद के भीतर आ जाएगा आपका, मध्य क्षेत्रीय परिषद में अभी हमने देखा एमपी आता है, यूपी आता है, और इनसे अलग होकर के जो बने हैं एमपी, यूपी, और एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। तो ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको मिलेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में। आगे देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन मिलेगा। तो ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें मिल जाएंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। मेरे घर में इतना शोर मचा हुआ है, कोई ना कोई मुँह उठा के पहुँचा ही रहता है दिन भर। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसमें आएगा बिहार के साथ वेस्ट बंगाल के बाद जो उड़ीसा वाला रीजन है वो भी आ जाता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के साथ आप देखेंगे झारखंड भी इसी में आता है। झारखंड के साथ असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, जो त्रिपुरा वाला रीजन है वो त्रिपुरा के साथ आप देखेंगे मेघालय, नागालैंड, और जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है वो कहाँ आते हैं, अरुणाचल और मिजोरम। ये सब कहाँ आ जाते हैं, तो ये सब आपको मिल जाएंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। और अब देखेंगे हम कौन, तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है वो, जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसमें आप किसको किसको देखने वाले हैं, तो जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपको मिल जाएगा गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा के साथ आप देखेंगे जो मतलब कि दमन दीव, अभी लोकेशन दिखा ही दी, दमन दीव, और दादरा नागर हवेली। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में। अब एक लास्ट बचा हुआ है वो क्या है, तो वो है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन शामिल है, तो जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है इसमें शामिल है, हालांकि बताए हैं लेकिन फिर भी एक बार आप चाहें तो इसको नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं। आंध्रा है, तेलंगाना, और इसके साथ साथ आप देखेंगे
केरल के साथ कर्नाटक भी है, कर्नाटक है, और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो ये सब कहाँ शामिल हैं? ये हैं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। अब हमने देख लिया ये जो परिषदें थी उनको, अब इनका देख लीजिए जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। उसके बाद हम दिखाएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद, मतलब जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसके बारे में बाद में गठन किया गया है, उसके बारे में भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि जो भारत में गठित क्षेत्रीय परिषदें हैं वो और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो क्षेत्रीय परिषद है, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है ये कोलकाता में, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद आपको मुंबई में मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर। जबकि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। वो जो आपने क्षेत्रीय परिषदें 5 क्षेत्रीय परिषदें देखी वो दूसरी चीज़ थी, अब हमें देखना है पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। तो ये पूर्वोत्तर परिषद जो है इसके बारे में देखेंगे कि इसका जो गठन है, इसका जो गठन है, गठन वो कैसे किया गया। तो ये जो गठन है संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। संसदीय पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के द्वारा इसका गठन किया गया, और 8 अगस्त 1972 को ये अस्तित्व में भी आ गया था। 8 अगस्त 1972 को ये अस्तित्व में भी आ गया। और आगे चल के देखेंगे इसके सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं। तो इसके सदस्य में हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, टोटल जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वो सब इसमें शामिल हैं। मिजोरम के साथ साथ आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ मेघालय भी है, त्रिपुरा है तथा सिक्किम, त्रिपुरा और सिक्किम ये सब इसमें शामिल हैं, सिक्किम। और 1994 में क्या हुआ था कि जो 1994 है, 1994 इसमें जो सिक्किम है ये पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। तो 8th जो सदस्य है वो कौन बना? वो बना सिक्किम। और कब बना था? तो ये 1994 में बना। आगे चल करके इसके जो कार्य हैं वो क्या हैं? तो जो इसके कार्य हैं वो कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। 2002 में जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया, और उस संशोधन के बाद जो है आप देखेंगे कि संगठक कौन होगा? तो राज्य का राज्यपाल होगा, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 अन्य सदस्य भी होंगे। और भारत के जो होम मिनिस्ट्री हैं, मतलब कि होम मिनिस्टर हैं, और उसके जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। 2018 में इसका पुनर्गठन किया गया, और उसके बाद जो गृह मंत्री हैं उनको पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि जो 2018 में पुनर्गठन किया गया। और उसके बाद क्या हुआ? तो जो पुनर्गठन के बाद जो होम मिनिस्ट्री हैं, यानी कि जो होम मिनिस्टर है, यह कहेंगे जो गृह मंत्री हैं, यह होम मिनिस्टर, इन्हें पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास है उसमें जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो राज्य मंत्री को क्या बनाया गया? राज्य मंत्री को उपाध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम देख लेते हैं जो मतलब कि मैंने गलत लगा दिया क्या? ये फ़ोटो तो 2 बार लग गई, मैंने इसको नहीं लगाया, फिर हम बता ही देते हैं। फ़ोटो गलती से 2 बार एक ही फ़ोटो लग गई है। अब हमें ये भी देख लेना चाहिए ना, वो जो 8 राज्य बनाए गए थे, नहीं सॉरी, राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो अन्य राज्य बने उन्हें हम देख लेंगे। तो राज्यों के पुनर्गठन होने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1953 को। और ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस बहुत पूछता है इसको, मतलब क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। फिर महाराष्ट्र का गठन कब होता है? 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का गठन होता है। उसके बाद देखेंगे गुजरात, और गुजरात का भी 1 मई 1960 में ही गठन हुआ। और इसके बाद आते हैं जो नागालैंड है, नागालैंड का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। और जो हरियाणा है इसका गठन कब हुआ? जो हरियाणा है इसका गठन 1 नवंबर 1966 को होता है, हरियाणा का गठन। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है इसका गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। जो हरियाणा तक हमने देख ही लिया, हिमाचल प्रदेश भी देख लिया, मेघालय को भी देख लेते हैं। जो मेघालय है इसका गठन कब किया गया? तो जो मेघालय है इसका गठन किया गया, मेघालय का गठन हुआ
21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन हुआ? तो मेघालय का गठन हुआ। मेघालय के बाद आप देखेंगे मणिपुर, मणिपुर का भी गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। और जो त्रिपुरा है इसका गठन भी 21 जनवरी 1972 को हुआ। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनका जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ। आगे चल कर के सिक्किम का राज गठन होता है, और जो सिक्किम है वो 26 अप्रैल 1975 को इसका गठन हुआ। और जो मिज़ोरम है इसके बारे में देखेंगे तो 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, और जो अरुणाचल प्रदेश है ये 20 फरवरी 1987 को इसका भी गठन हुआ। आगे फिर अब देखेंगे मतलब अरुणाचल प्रदेश के बाद जो गोवा है इसके बारे में, तो 30 मई 1987 को जो है गोवा का गठन हुआ। और 1987 को गोवा का गठन हो गया। उसके साथ आप देखेंगे ये जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000। आप देखेंगे कि 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है, एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा आप देखेंगे उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड है उसका भी गठन 2000 में ही होता है, बशर्ते इसकी डेट अलग है, 9 नवंबर सन 2000। और जो झारखंड है, झारखंड, इसका भी गठन कब होता है? तो 15 नवंबर सन 2000। तो 2000 में 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, डेट अलग अलग है। और आगे चल कर के सबसे लास्ट में जो तेलंगाना है वो जो है 2 जून 2014 को इसका भी गठन हो जाता है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को मतलब तेलंगाना को गठित किया गया। तो टोटल ये जो क्षेत्र रहे हैं जिनका गठन हुआ है राज्यों के पुनर्गठन के बाद, उसको भी मैंने बता दिया है। आई होप आप लोगों को पूरी क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगी। तो आप लोगों ने अगर पूरी क्लास देखी हो तो आप सभी को थैंक्स, नहीं देखी हो तब भी थैंक्स। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।